देखिए ये तुम्हारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब आप एचसीवी सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो आप है ना डाउट हमसे पूछे। देखिए एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 10, हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप किसी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं रो इंटू एल बाई ए, जो आप लास्ट क्लास में पढ़े थे, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर होगा तो वैसे केस में ध्यान रखो कि लेफ्ट हैंड साइड का भी एरिया ए है, राइट हैंड साइड का भी एरिया ए है, तो आप सिंपली R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए का यूज करते हैं और आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। लेकिन आपके दिए गए क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और राइट हैंड साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। क्वेश्चन के लॉजिक को समझने का कोशिश करना, लेफ्ट हैंड साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और राइट हैंड साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और राइट हैंड साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डिफरेंट है तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलस के सहारे आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कैलकुलस के सहारे आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब यहां जरा सुनना ध्यान से, आप इसमें जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो आप लेफ्ट से x डिस्टेंस अवे एक एलिमेंट्री पार्ट कट करें। हम आपसे एक पूछना चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट्री पार्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या वो एलिमेंट्री डिस्क होगा? यस सर। ठीक है, डिस्क है। लेफ्ट हैंड साइड का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r है, राइट हैंड साइड का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और b है। हम लोग जो एलिमेंट्री डिस्क लिए हैं उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r है और उसका थिकनेस है dx, एलिमेंट्री डिस्क। अब सोचो करंट लेफ्ट से इंटर कर रहा है और यहां पार करा और फिर राइट से बाहर आ गया, तो जरा सोचिएगा जब हम इसका स्मॉल रेजिस्टेंस लिखेंगे, जब हम इस एलिमेंट्री पोर्शन का स्मॉल रेजिस्टेंस लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है रो इंटू लेंथ बाई एरिया, यही फॉर्मूला है ना, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। लेकिन लेंथ का लॉजिकल मीनिंग क्या है? लेंथ का लॉजिकल मीनिंग है वो पर्टिकुलर लेंथ जिसको करंट पास करे, तो करंट तो dx लेंथ को पास कर रहा है ना। यस सर। तो लेंथ के जगह पे dx और एरिया के जगह पे ये डिस्क है तो क्या एरिया पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो आपका जो एलिमेंट्री डिस्क है उसका स्मॉल एलिमेंट्री रेजिस्टेंस का वैल्यू है रो इंटू एल के जगह पे dx और एरिया के जगह पे पाई आर स्क्वायर। नाउ अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो आप इसी रो इंटू dx बाई पाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करें। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। रो और पाई को बाहर कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई आर स्क्वायर। देख के बताओ इसका इंटीग्रेशन कर लोगे? तो बाहर आ जाए r माइनस यस सर। कैसे? हम आपको बताते हैं, आप ध्यान नहीं दिए। ऊपर का dx वेरिएबल है और नीचे r वेरिएबल है, दो अलग वेरिएबल है। नीचे r स्क्वायर ऊपर dr रहता तो हम आपसे पूछते ही नहीं, आप इंटीग्रेशन कर लेते। लेकिन नीचे r है और ऊपर dx है तो ये इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है एक वेरिएबल में। जब कभी भी इंटीग्रेशन में दो या तीन वेरिएबल हो, आपको पहले इंटीग्रेट करने के पहले दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में या तीन वेरिएबल है तो भी एक वेरिएबल में बदलना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं आपको? यस सर। देख रहे हो यहाँ r है, यहाँ dx है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट दिस इज इक्वेशन 1। उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, फिगर पे आइए, फिगर पे आइए। सब कोई ध्यान लगाइएगा इस ट्रायंगल पे, सब कोई ध्यान लगाइएगा इस ट्रायंगल पे। ये देखो भाई, ये ट्रायंगल पे सब कोई ध्यान लगा लो, ठीक है? इस ट्रायंगल पे सब कोई ध्यान लगाओ। क्या हम लोग tan थीटा का वैल्यू, क्या हम लोग tan थीटा का वैल्यू इस फिगर पे देखना, क्या हम लोग यहां से tan थीटा का वैल्यू b यहां तक b बाय r, नहीं b बाई आर नहीं, सोचो सोचो ध्यान से देखो, जो बचा हुआ पोर्शन है वो b माइनस ए है और पूरा बेस पूरा का पूरा ये पोर्शन लेंथ दिया हुआ है l। अब देखो यहां से यहां तक का पोर्शन सोचो, क्या ये r माइनस ए है?
और बेस देखो क्या ये x है, यस सर। ठीक है। तो आपको यहां से x या r हटाना पड़ेगा, x या r किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो अब आपका मन है, जैसे आप चाहेंगे उसको हटाएंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे आपको tan थीटा का वैल्यू दे दिया है, r माइनस ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू लिख सकते हैं, x इधर भेज दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। आपको x नहीं चाहिए था, आपको x नहीं चाहिए था, आप याद रखिएगा dx चाहिए था, dx चाहिए था। तो x को जब हम लोग डिफरेंशिएट किए dx लिखे, तो ये पूरा का पूरा तो कांस्टेंट आ गया, r का डिफरेंशिएशन dA हो गया, और एक कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो जहां भी dx है उसके जगह पे हम लोग l बाई बी माइनस ए इंटू डी आर लिख सकते हैं। अब आप dx के जगह पे इक्वेशन 1 में इसको प्लेस करें, इक्वेशन 1 बिकम्स dx, जो ऊपर में dx था, ऊपर में जो dx था उसके जगह पे ये वैल्यू लिखा हुआ है। अब आप इसमें से कांस्टेंट्स को बाहर निकालें। अब आपके पास एक वेरिएबल है आर स्क्वायर, एक वेरिएबल है 1 बाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो रेडियस के लिए लिमिट पुट करें। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में रेडियस का वैल्यू कितना है, क्या a है? यस सर। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, यहाँ जाके रेडियस का वैल्यू b हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो आप इस रेडियस के लिमिट को a से लेके b तक इंटीग्रेट करते हैं, a से लेके b तक इंटीग्रेट करते हैं, और आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाता है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, रो इंटू L बाई बी माइनस ए डिवाइडेड बाई पाई 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा r पे पावर -1 बाई -1, लिमिट होगा a से लेके b तक। सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। अब आगे सुनिए, थोड़ा आगे सुनिए। अगर हम इस तरह के कंडक्टर के जगह पे आपको ऐसा कंडक्टर दे दें और इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दें, बोले बताओ भाई करंट, तो आपको पहले इसका R निकालना होगा। बोलो सही है? आप देख रहे हैं ना, इसके शेप को देख रहे हैं आप, कोन के जैसा है। यस सर। पता है जब आप इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे, हम एकदम एग्जैक्ट कोन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू ले लीजिए। आप अगर इसमें इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि R 0 से लेके RB तक रन करेगा। बोलो सही है? यस सर। तो 0 से लेके b तक आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और आपका आंसर आएगा। चलिए अगले केस में, अगर आपके पास कभी अच्छे लेवल में आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाएगा। खास तौर पे इरोडोव इन सब बुक को बनाएंगे तो आपको इस तरह का एक न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा, या फिर आप चेक कर लीजिएगा। इस केस में क्या है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, बस इंटीग्रेशन का लिमिट a से b चलेगा, और इसका रेजिस्टेंस R2 है, इंटीग्रेशन का लिमिट b से लेके c तक चलेगा। बोलो है सही? यस सर। और क्या हम जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो जो मेरा R1 है और जो मेरा R2 है वो सीरीज में होगा? यस सर। तब ना निकालेंगे R इक्विवेलेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ यस सर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? ये R1 निकालेंगे a से b तक इंटीग्रेशन करके, मतलब ये इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन का लिमिट था a से b वो यहाँ पुट कर देंगे, तो a से b इसका वैल्यू आएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए b से c तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक। तो आपको R1 R2 मिल जाएगा, उसके बाद फिर है ना दोनों सीरीज में है, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आएगा। तो आज के बाद अगर कभी भी इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला कोई भी रजिस्टर रहा, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे थ्रू कैलकुलस। आप कैलकुलस का सहारा ले, सॉल्व करें, आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? क्या आवाज क्लियर आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? तो ये आपके पास है ना पूरा का पूरा एक पैटर्न आपके सामने रहा। चलो बढ़िया है। अगला टॉपिक हम लोग के पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हम आपको एक लाइन बताना चाहेंगे कि जो भी आप में से कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आप डिस्कस किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से रजिस्टर का कॉम्बिनेशन भी अपनी जगह काम करता है।
हम लोग भी इस केस में दो कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप हमको एक चीज बताइए कि अगर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता था तो उनपे क्या सेम होता था? सेम होता था सीरीज में। सीरीज में चार्ज सेम होता है Yes, और sir. पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। बोलो हाँ, समझ में आया? जब मेरा रजिस्टर सीरीज में होगा, करंट थ्रू रजिस्टर इन सीरीज आर सेम। तो अगर मेरा रजिस्टर सीरीज में है तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि उनके थ्रू फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू सेम होगा। इस बैटरी से अगर आई करंट निकला है तो वो आई करंट R1 से भी पास करेगा और वही आई करंट R2 से भी पास करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। Yes. करंट आई है और जो भी आप पोटेंशियल अप्लाई करके रखते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसके अक्रॉस में V1 और इसके अक्रॉस में V2। आराम से समझते जाना, जिसको जहां डाउट होगा पूछ लेना, हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V2। अगर हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर 1 के अक्रॉस में लिखना है तो क्या हम V1 को लिख दें I इंटू R1, और अगर हमको इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो क्या हम लोग लिख दें V इज इक्वल्स V2 इक्वल्स टू I इंटू R2। तो आप जरा गौर करें, दोनों में करंट सेम होने की वजह से जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दिस राइट? ठीक है। अब आप क्या करें, आप दोनों रजिस्टर को हटा के उसके जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लें जिससे करंट I फ्लो कर रहा है। अब अगर हम लोग टोटल पोटेंशियल को लिखेंगे तो टोटल पोटेंशियल इज द सम ऑफ V1 प्लस V2। इस टोटल पोटेंशियल के लिए हो गया I इंटू R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2, सब में I कैंसिल। सो इन सीरीज R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये आप लोअर क्लास से जानते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। Sir, ये तो ठीक है। अब देखिए इस केस में पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो रजिस्टर के लिए, एकदम डाटा याद रखना जैसे कैपेसिटर में आपको सिखाए थे। फॉर टू रजिस्टर्स अगर हम लोगों के पास दो रजिस्टर्स है तो 1 के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिलेगा V बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विथ R1 से। R1 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और V2 विल बी इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई करो R2 से क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर यूज बताइए। ठीक है, हम यहीं पे आपको हल्का फुल्का एक ही बार में आंसर देने लायक है ना, आपको देते हैं क्वेश्चन। देखिए जरा, अगर हम तुमसे बोल दें कि देखो भाई टोटल यहाँ पे 100 वोल्ट अप्लाई करके रखे हैं, ये हम लोगों का 30 ओम का एक रजिस्टर है और ये हम लोगों का 70 ओम का एक रजिस्टर है। ठीक है, आप हमको बताइए इसमें I कितना जाएगा। क्या हम एक बार में लिखें V बाई R इक्विवेलेंट 100 है, 1 एम्पियर आएगा आंसर। अब देखो अगर हमको इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो हम लिखेंगे देखो 100 बाई 30 प्लस 70 मल्टीप्लाइड विथ 30, और इसके अक्रॉस का लिखना है तो लिखेंगे 100 बाई 30 प्लस 70 मल्टीप्लाइड विथ 70। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ऊपर वाले के साथ मैच करो, देखो तो ऊपर वाले के साथ मैच करो। समझ में आ रहा हम क्या पढ़ाएं और कैसे लिख रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए बढ़िया। चलिए आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स होता है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोटेंशियल सेम होता है। उसी तरह अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा रजिस्टर है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स आर सेम। रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो आपका करंट I है वो I करंट इस पॉइंट तक गया और वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2।
दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2। I1 ऊपर एक पोटेंशियल क्रिएट किया, I2 नीचे एक पोटेंशियल क्रिएट किया। इन दोनों का जो आपस में पोटेंशियल होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उनका आपस में जो पोटेंशियल है दैट इज सेम। भी इन दोनों का सेम होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम I1 लिखे तो V बाई R1, I2 लिखे तो V बाई R2, आप खुद देखिए इनवर्सली है, मतलब करंट जो है वो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली है। व्हाट इज सेंस बिहाइंड दिस लाइन कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस? व्हाट इज सेंस बिहाइंड दिस लाइन, बोलो जरा। इस लाइन के पीछे का फिजिकल मीनिंग क्या है कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली है। सर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट फ्लो कम ज्यादा रहेगा तो करंट फ्लो करेगा। बिल्कुल, रेजिस्टेंस किसी ब्रांच में अगर ज्यादा है तो करंट कम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना है, इन दोनों को हटा के एक आर इक्विवेलेंट लिए और टोटल करंट, इन दोनों को हटा के एक आर इक्विवेलेंट लिए और टोटल करंट आई सेंड कर दिए, टोटल करंट आई सेंड कर दिए। अब जरा गौर करो भाई, गौर करो। तो अगर हम लोग टोटल करंट आई लिखते हैं तो I1 प्लस I2, V बाई आर इक्विवेलेंट, V बाई R1, V बाई R2, सब में V कैंसिल, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट, 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2। 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2। ये हमारे पास R equivalent का वैल्यू होगा when resistors are connected in parallel। when resistors are connected in parallel ये R equivalent। इस बार हमारे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस बार हमारे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस बार हमारे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली है। जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली है। तो आपके पास ये पूरा का पूरा टर्म I1 इज इक्वल्स टू I बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विथ R2, इनवर्सली है ना। 1 निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 निकालना है 1 से मल्टीप्लाई करो, इनवर्सली है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। ठीक है, अब चलो यहाँ भी एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसको, इसी को बना लेते हैं ना, इसी को बना लेते हैं। ये आपके मॉड्यूल का जो आपको स्टडी मटेरियल है ऑनलाइन में, उसके लिए मॉड्यूल का है। अच्छा, आप लोग स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन में अपलोडेड है उसका यूज करते हैं आप लोग? डीबीएमएस तो यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए यहां से आप कोई एक बैटरी रखे हैं जो करंट को सेंड कर रहा है। बैटरी जो करंट को सेंड कर रहा है वो हमारे ऊपर और नीचे ऐसे करके है ना, दो ब्रांच है। ऊपर वाले ब्रांच में यहां से जो हम लोग का 1.44 एम्पियर का करंट जा रहा है वो ऊपर और नीचे वाले ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी देखो, ऊपर वाले ब्रांच में 10 और 2 सीरीज में है तो 12 लिख सकते हैं, और नीचे वाले ब्रांच में 25 और 5 सीरीज में है तो 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसमें जो हम लोगों के करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम I1 को लिखना चाहें तो टोटल करंट डिवाइडेड बाय 30 प्लस 12, बोलो मल्टीप्लाई किससे करें? 30 से मल्टीप्लाई करें। और अगर हमको नीचे वाले ब्रांच में I2 लिखना है तो I डिवाइडेड बाय 30 प्लस 12, मल्टीप्लाई किससे करें? 12 से करें सर, 12 से। ठीक है, अभी आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो इस ब्रांच और इस ब्रांच का करंट बताएगा। तो जब भी आपके पास रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, आपको जो बताया गया अभी चीज है उसको दिमाग में रखना है और वहीं से चीजों को है ना सॉल्व करना है, वहीं से चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। आप लोग सीरीज पैरेलल समझ जाते हैं? यस सर। यस सर। आप सोचो दीक्षा, क्या ये सब पहले से बना हुआ होगा? क्या ये सब पहले से बना हुआ होगा? नहीं। चलिए ठीक है सर, तो हम लोग कोशिश करेंगे ना सर बनाने का। एकदम करेंगे, अगर हम कर पा रहे हैं तो आप भी करेंगे, इसमें क्या है, ठीक है।
चलिए, सर एक ही बार में अगर सोचेंगे कि पूरा छक्का मार ले तो सर वो तो नहीं होगा ना। वेरी गुड, लेकिन एक दिन छक्का जरूर मारेंगे, एक दिन छक्का जरूर मारेंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है? एक बार जरूर मारेंगे। चलो देखो यहाँ ध्यान से, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है ना, पहला वाला क्वेश्चन हम इसलिए आपको सोच रहे हैं हम खुद बता दें क्योंकि ये है ना यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। ओके, ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन, एरर वाला। हाँ एरर वाला। देखो लिखा है रजिस्टर ऑफ 6 किलो ओम विथ टॉलरेंस 10% एंड अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 किलो ओम विथ टॉलरेंस 10% आर कनेक्टेड इन सीरीज. The tolerance of the combination is about. The tolerance of the combination is about. जरा गौर करना, जरा गौर करना, गौर करना। R1 को अगर हम लिखें तो जब वो लिखा हुआ है 6 किलो ओम प्लस माइनस 10%, तो क्या यहाँ पे 600 ओम डाल दें? हाँ ये सर। जब हम R2 लिखें तो हम लिखेंगे 4000 ओम, फिर से 10%, तो प्लस माइनस यहाँ पे कितना लिख दे बोलो? 400 ओम लिख दें। अब बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो R1 प्लस R2 अगर हम लोग करेंगे तो 600 और 4000, क्या ये 10,000 हुआ बिना एरर के? आपको सीरीज में अगर है तो हम लोग यहाँ डेलार इक्विवेलेंट में हम लोग सीखे थे कि इंडिविजुअल एरर का सम हो जाता है, बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, तो इन दोनों को भी जब हम लोग जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, सही है? अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, डेलार इक्विवेलेंट को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या ये फिर से 10% आ रहा है? So your 10% is the answer. अब देखो है तो देखने में ये करंट का क्वेश्चन, लेकिन बन रहा है एरर एनालिसिस से, सही है? चलिए ये बताइए थोड़ा, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इसको आप लोग बनाइए। चलिए लग जाइए फटाफट, तुरंत एक एक मिनट में बनाना है, हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, समय का ही तो मारा मारी है, और क्या? और बड़ा अभी ठीक है ना? यस सर। चलो फटाफट बनाओ। The equivalent resistance of two resistor connected in series is 6 ohm and the parallel combination 4/3 ohm. आपको दोनों का वैल्यू बताना है। सीरीज पैरेलल फटाफट लगा दो, जल्दी करो। बोलो जी बोलो। सर एक सेकंड से सॉल्व कर रहे तो। सर सी नंबर सर 4 ohm 2 ohm। हाँ भाई सी नंबर, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा जब सीरीज में 6 ओम है तो दोनों का सम 6 आना चाहिए ना? हाँ सर, उससे किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर पैरेलल मिल जाएगा, वहां पुट करके सॉल्व कर लेंगे। रुक जा, उतना करने का भी जरूरत नहीं। 6 का सम खाली एक ही जगह है, बाकी कहीं 6 नहीं है। अरे हाँ, बाकी जो 10, 9 और 8 बन रहा है, एक ही 6 बन रहा है। क्या समझा? हाँ सर। कहीं मैंने तो बिल्कुल। इसलिए चौतरफा नजर होना चाहिए, गिद्ध के जैसा नजर, बात समझा? मतलब हर छोटे से छोटे बारीक चीज पे भी नजर। अभी आपका टाइम बचता कि नहीं? 2 मिनट बोलिए कि नहीं? पूरा बच जाता है। यस सर। चलिए लग जाइए।
आपको थोड़ा सिखा देते कुछ पैरेलल वाले के लिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग सबको ही देख लीजिए 1 by r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by r1 प्लस 1 by r2 अगर है तो हमेशा ध्यान रखना कि डेल आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल r1 बाई r1 का स्क्वायर। अगर आप लोग जेई जीतेंगे या नीट पक्का कहीं एरर का क्लास किए होंगे तो आपको ये फॉर्मूला उसमें मिल गया होगा, बोलो मिला था? हाँ ये सर ये है सर लिख पाया है। तो आप उसके मदद से आप पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेंगे। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सर ठीक, इसको कर लीजिएगा आप लोग, इसको कैलकुलेशन में आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे दिमाग दौड़ाइए। Three resistor or resistance bases are connected in the value of equivalent resistance। एकदम सही बोला। अगर पैरेलल रहेगा तो जो सबसे छोटा है उससे भी R इक्विवेलेंट छोटा होगा, R इक्विवेलेंट छोटा होगा, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होगा, और सीरीज है तो जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा। समझ गए? अगर पैरेलल है तो जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होगा, और अगर सीरीज है तो जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा। याद रहेगा सबको? ये वाला लाइन सर एक बार लिख दीजिए ना सर, हम अपने कॉपी में लिख लेंगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R equivalent is less than smallest R। जो सबसे छोटा R है उससे भी छोटा होगा। In series combination R equivalent is स्मॉलेस्ट क्या लिखे हैं? smallest R, smallest resistance से भी छोटा होगा। हाँ, R equivalent is more than largest R, जो सबसे बड़ा R है उससे भी बड़ा होगा। सीरीज में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा, और पैरेलल में जो सबसे छोटा है उससे छोटा होगा। चलिए बनाइए इसको। आपको याद है व्हीटस्टोन ब्रिज आपको कैपेसिटर में सिखाया गया था? आप लोग याद कीजिए, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज है ना सर्किट कैपेसिटर में सिखाया गया था, नहीं याद है? यस सर याद। तो फाइंड क्या करना है इसमें? A B C D। अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन अ व्हीटस्टोन नेटवर्क P Q R और S दिया, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, जो हमारा बैटरी से निकलने वाला करंट है उसका वैल्यू बताना है। चलिए लगिए, सोचिए क्या होगा। क्या हमारे इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास करेगा? अरे तुमको याद नहीं है लग रहा है। 10 ओम इधर आ गया, इधर आ गया 20 ओम, इधर देखो यहाँ है 15 ओम, और ये ध्यान दो 30 ओम। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस 1 बाई रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस 3 बाई रेजिस्टेंस 4 है? बोलो। अगर ऐसा होता है तो पोटेंशियल B का और पोटेंशियल D का सेम होगा। सो गैल्वेनोमीटर इज यूजलेस, गैल्वेनोमीटर इज यूजलेस। कॉपी पे देखिएगा, आपको बताया गया था कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच आप कोई भी सर्किट एलिमेंट जोड़ दीजिएगा वो सब यूजलेस है। कैपेसिटर है तो भी यूजलेस, रजिस्टर है तो भी यूजलेस, वोल्ट मीटर है जीरो रीडिंग, गैल्वेनोमीटर है जीरो रीडिंग, एमीटर है तो जीरो रीडिंग। कॉपी पे देखिएगा आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला ये दोनों अगर हम इसको खोल के हटा दें, अगर हम इसको खोल के हटा दें तो ऊपर वाला 10 और 20 सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। नीचे का 15 और 30 किसमें? सीरीज। तो ऊपर में 10 और 20 सीरीज, नीचे का 15 और 30 भी सीरीज।
तो ये 10 और 20 को अगर आप मिला देंगे तो 30 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 15 को अगर 30 के साथ मिला देंगे 45 हो जाएगा। फिर दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपके पास जब आप आर इक्विवेलेंट लिखिएगा फाइनली, तो 10 और 20 का 30, 15 और 30 का 45, और नीचे आपका आ गया 30 और प्लस 45। सॉल्व कर देना, जो आएगा वही आंसर। ये क्या है? ये आर है, जबकि आपके क्वेश्चन में आई लिखना है, तो भी में आप आर इक्विवेलेंट से डिवाइड करेंगे तब आपको आई मिलेगा। बताओ आंसर, बताओ, सॉल्व करके आंसर बताओ, फटाफट जल्दी करो। अच्छा, क्या मेरा ये पूरा का पूरा बताया गया वर्ड्स आपको याद आया जो आपको कैपेसिटर में सिखाए थे कि अगर R1 बाई R2 R3 बाई R4 के बराबर है तो बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट रहेगा वो यूजलेस है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सही है ना? सर हाँ बोलो ना। सर यहाँ R का वैल्यू 15 दिया, आप 20 ली। कहाँ पे? सर यहाँ जो 20 ओम R का लिए। हाँ, कितना दिया? सर 15 दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से यहां लिख लेना और यहां से यहां लिख लेना, सेम रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिख लेना 20, यहाँ 15 लिख लेना, यहाँ 30 लिख देना, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम आंसर है सर 0.36 आएगा आंसर, 0.36। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम बोल रहे क्या ना कि कॉन्सेप्ट यही लगेगा। बिल्कुल हमसे गलती हुआ, हमको पी आर नहीं देखे, हमको पी क्यू लेना चाहिए था ना, 10 20 लेना चाहिए था, 15 30 लेना चाहिए था। कॉन्सेप्ट वाइज ये हटता, लेकिन आर इक्विवेलेंट पे आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? सर पी के कौन सी वैल्यू चेंज कर देना। हाँ ठीक है, बस वैल्यू चेंज कर लेना। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट बैच अब इसके बाद है, तो आपको है ना यहाँ तक मेंटेन करके चलना है और एकदम लग के चलो कि करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल है यार, ये लाइफ ही ऐसा, ये स्टूडेंट लाइफ है ना। यहाँ तो ये काम होगा ही होगा कि आपको थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा मैनेजमेंट पे, थोड़ा नींद कम, थोड़ा